नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना से मचे हाहाकार की ही होगी। देश में कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में करीब 2 लाख नए केस सामने आ गए। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया है। आज केजरीवाल एलजी के साथ हालात की समीक्षा करने जा रहे हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा जानलेवा हो चुका है। मई के अंत तक कोरोना की रफ्तार धीमी होने की भविष्यवाणी किसने की और एमपी सरकार के दावे के बावजूद भोपाल में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? देश में कोरोना को लेकर पैदा हुए गंभीर हालात से जुड़ी तमाम खबरें टॉप 9 कोरोना विस्फोट में। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कल इस महामारी का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। बुधवार को एक दिन में करीब 2 लाख कोरोना के नए मरीज मिलने से हर आम और खास सहम गया है। अब तक के सबसे बड़े आंकड़े ने सरकार की भी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। चिंता इस बात को लेकर भी है कि लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कल 93,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश के कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कल एक दिन में करीब 59,000 नए केस आए। राज्य में हर दिन 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जबकि 278 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में करीब 10,000 केस आए, जबकि 54 लोगों की मौत हो गई। दूसरी लहर में मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस बीच पुणे में करीब 8,000 नए केस मिले। कोरोना के महाविस्फोट के बीच आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर मनींद्र के दावे के मुताबिक 15 से 20 अप्रैल तक कोरोना की रफ्तार पीक पर रहेगी। उन्होंने गणितीय गणना सूत्र के आधार पर यह भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि मई के अंत तक नाटकीय रूप से संक्रमण की रफ्तार में कमी आएगी। यूपी की राजधानी लखनऊ से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। कल दोपहर तक लखनऊ में 46 संक्रमित मरीजों के शव का अंतिम संस्कार हुआ। शाम होते होते अकेले बैकुंठ धाम में करीब 35 शव जलाए गए। इनमें से कई मरीज ऐसे थे जिन्हें अस्पताल में जगह तक नसीब नहीं हुई। लखनऊ का हाल बहुत बुरा है। टेस्ट कराने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी है। लखनऊ में शमशान ही नहीं, कब्रिस्तान से आई तस्वीरें भी डराने वाली हैं। कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। कोविड की दूसरी लहर से पहले यहाँ रोज औसतन 4 से 6 शव आते थे, लेकिन अब रोज 30 से ज्यादा शव आ रहे हैं। यूपी में कल करीब 20,500 नए केस मिले हैं, जबकि 67 लोगों की मौत हो गई। अकेले लखनऊ में 5,500 मरीज सामने आए हैं। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां सिलेंडर मिलने का इंतजार करते दिखाई दिए। जिनके रिश्तेदार कोरोना से पीड़ित हैं और घर पर ही इलाज करा रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन लेने पहुंचे, लेकिन सभी को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले, जो एक दिन में इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 104 लोगों की मौत हो गई। पहली बार दिल्ली में एक्टिव केसों की कुल संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। बेड्स बढ़ाने के लिए निजी अस्पतालों के साथ अब बैंकेट हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी कोरोना केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी लहर में कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा जानलेवा है। आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स की माने तो वायरस ने अब नाक और गले के बजाय चेस्ट और लंग्स में अपने छिपने की जगह बना ली है, जिसे ढूंढना काफी कठिन हो गया है। दूसरी लहर में कोरोना वायरस सिर्फ 2 दिन में लोगों को शिकार बना ले रहा है। पिछली लहर में 7वें दिन के बाद संक्रमण होता था। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में जुट रही भारी भीड़ से कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। कल तीसरे शाही स्नान के दिन कुंभ क्षेत्र में 525 कोरोना मरीज मिले। पिछले 3 दिनों में करीब 1500 संक्रमित मिल चुके हैं। हरिद्वार के डीएम और कुंभ मेले के अधिकारी ने सेंटर एसओपी का हवाला देते हुए कहा है कि जनवरी में शुरू होने वाला मेला अप्रैल में शुरू हुआ, इसकी अवधि को कम कर देना चाहिए। और टीवी 9 भारतवर्ष ने भोपाल में कोरोना हेल्पलाइन नंबर सेवा की कैसे स्वास्थ्य मंत्री के सामने खोली पोल। महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए लगाए गए मिनी लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस एक्शन में दिखी और बिहार सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र से सेना के डॉक्टर्स की मदद मांगी है। कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी तमाम अहम खबरें टॉप 9 लॉकडाउन 2.0 में। भोपाल के मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के सामने टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने हेल्पलाइन नंबरों की पोल खोल कर रख दी। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने मंत्री जी के सामने हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी सामने आई है। कोरोना संकट काल में सामाजिक संस्था वीर फाउंडेशन जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहा है। मुंबई में 85 सेंटर पर वीर फाउंडेशन लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। इससे यहां से घरों पर इलाज करा रहे लोग भी ऑक्सीजन ले जा रहे हैं।
महाराष्ट्र में बीती रात 8 बजे से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदी लागू हो चुकी है। ब्रेक द चेन अभियान के तहत मुंबई में पुलिस सड़कों पर गुजरने वाली गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग करती दिखी। उधर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी मिनी लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो गया है। पहले यहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिलती थी। मिनी लॉकडाउन के दौरान नागपुर में पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को नई पाबंदियों की जानकारी देती नजर आई। महाराष्ट्र में अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी लागू हो चुकी है। इस दौरान जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नागपुर में कल करीब 6000 नए केस मिले। लखनऊ में कोरोना के गंभीर हालात को देखते हुए अमीनाबाद बाजार को आज से 21 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हजरतगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी बाजार को आज से 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। इस बीच कल लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोरोना जांच के लिए जुटी भारी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। राजस्थान सरकार की कोरोना पर नई गाइडलाइंस कल से लागू होंगी। अब शाम 6 बजे से ही सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकारी ऑफिस 4 बजे तक ही खुलेंगे। विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सिनेमा हॉल, कोचिंग, तमाम शिक्षण संस्थाएं और लाइब्रेरी रहेंगी बंद। राज्य में कल 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच अब वैक्सीन की भी चोरी होने लगी है। जयपुर के कांगवटिया सरकारी अस्पताल से वैक्सीन की 320 डोज चोरी हो गई। देश में वैक्सीन चोरी होने का यह पहला मामला है। अस्पताल प्रशासन की शिकायत के बाद पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने का दावा किया है। बिहार में भी कोरोना को लेकर हालात खराब होते जा रहे हैं। राजधानी पटना के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में बेड्स फुल हैं। एनएमसीएच में एक मरीज को बेड नहीं मिल पाया और उसकी एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। एक मरीज ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती उनके रिश्तेदारों को ऑक्सीजन के बदले पानी का बोतल चढ़ाया जा रहा है। पटना में कल 1500 केस मिले। बेकाबू कोरोना और लंबे लॉकडाउन की आशंका से डरे प्रवासी कामगारों का मुंबई से बड़े पैमाने पर पलायन जारी है। पिछले 10 दिनों से लगातार मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर बिहार यूपी लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि वो किसी भी हाल में पिछले साल जैसे मुश्किल हालात का सामना नहीं करना चाहते। और टीवी 9 भारतवर्ष के पास आ चुका है हैरान करने वाला कूच बिहार का वीडियो। ममता ने क्यों बीजेपी को बताया कोरोना फैलाने का जिम्मेदार? स्मृति ईरानी ने ममता के लिए क्यों बोले इतने तल्ख अल्फाज? और राहुल गांधी ने कैसे दीदी को दे दिया बड़ा झटका? बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। कूच बिहार के शीतल कुची का एक्सक्लूसिव वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष को मिला है। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान कुछ उपद्रवियों ने सीआरपीएफ के जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि इसी के बाद आत्मरक्षा में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी ने कूच बिहार फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। एक मृत युवक के परिजन ने कहा कि सीएम ने उनसे मदद करने का वादा किया है। ममता ने मंगलवार को ही ऐलान कर दिया था कि बैन हटते ही बुधवार सुबह वह कूच बिहार जाएंगी। इससे पहले आयोग ने उन्हें कूच बिहार जाने से रोक दिया था। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार के शीतल कुची में सीआईएसएफ जवानों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। बंगाल पहुंचकर राहुल गांधी ने ममता को बड़ा झटका दिया। दार्जिलिंग की चुनावी रैली में राहुल ने कहा कि याद रखिए, टीएमसी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था। ये फर्क है हम में और उनमें। कुछ भी हो जाए, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। हम उनका हाथ कभी नहीं पकड़ेंगे। राहुल ने कहा कि ममता जी की इनसे सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। खुद को टाइग्रेस बताने वाली ममता बनर्जी के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा कि यह तो हमको पता है कि बाघ इंसान को खाता है। स्मृति ने कहा कि ममता दीदी अपने पिछले 10 साल के राज में बंगाल के गरीब परिवारों के भविष्य को खा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने यह सवाल भी उठाया कि अगर ममता सेक्युलर है तो उन्हें जय श्री राम के नारे पर आपत्ति क्यों है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि लाशों पर राजनीति करना ममता बनर्जी की पुरानी आदत है, लेकिन ममता को इस बात का जवाब देना होगा कि लाशों का ढेर किसने छुपाया। बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाल ही में एक 80 साल की महिला को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनका बेटा बीजेपी कार्यकर्ता है। बीजेपी प्रत्याशी पार्नो मित्रा की बाइक रैली पर बारानगर में हमला किया गया। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने यह हमला किया है। घटना में बीजेपी के कई महिला कार्यकर्ता भी घायल हुई हैं। इस सीट पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और प्रचार के आखिरी दिन यह हिंसक घटना हो गई। बीजेपी ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। आखिरकार चुनाव आयोग को रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल की याद आ गई। आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि चुनावी रैलियों और दूसरे तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान सभी को मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान जुड़ रही भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ रही धज्जियों के बीच चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार यहां आए मतुआ, नामशूद्र और राजवंशी समाज के लोगों को भारत की नागरिकता देगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस बढ़ने के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार माना है। जलपाईगुड़ी की एक चुनावी रैली में ममता ने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए बाहरी लोगों को लेकर आई, जिससे कोविड के केस बढ़ते चले गए। ममता का दावा है कि उनकी सरकार ने इससे पहले कोविड पर काबू पा लिया था। और सीबीआई ने अनिल देशमुख से किए कितने सवाल। मुंबई में क्वारंटीन में हुआ महापाप। राहुल ने ममता को दिया बड़ा झटका। देश की अहम खबरें टॉप 9 राष्ट्र में। 100 करोड़ की उगाही के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से 11 घंटे पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने देशमुख से 36 से ज्यादा सवाल किए। देशमुख ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक मकसद से हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई को आरोपों की जांच कर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। मुंबई के अंधेरी इलाके में होटल में क्वारंटीन एक कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ 37 वर्षीय मेडिकल कोऑर्डिनेटर ने छेड़छाड़ की। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पति और सास की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से दोनों पनवेल के अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ित महिला अपने बच्चों के साथ होटल में अकेले रुकी हुई थी। वाराणसी में अब बाबा के दर्शन के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। वाराणसी प्रशासन ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए 72 घंटे के अंदर RT-PCR जांच जरूरी कर दी है। कमिश्नर ने पूरे देश से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही वाराणसी आए। पहली बार बंगाल के चुनाव प्रचार में उतरे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मुझे नहीं कंट्रोल कर सकती है। मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 1 रुपया भी चोरी नहीं की है। यही कारण है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर बिना डरे बात कर सकता है। मुंबई के थिएटर्स ओनर्स और इसमें काम करने वालों के लिए बुरी खबर है। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के बाद मुंबई के थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं। पहले कोरोना काल में भारी नुकसान झेलने के बाद थिएटर मालिकों को हालात बदलने की उम्मीद बनने लगी, लेकिन सारी उम्मीदें फिर से धरी की धरी रह गई। तमिलनाडु के मदुरै में चिथिराई महोत्सव पर रोक के खिलाफ श्रद्धालु प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कुछ दिन पहले इस महोत्सव पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया था। मदुरै में यह महोत्सव हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ईडी ने महबूबा मुफ्ती की मां को समन जारी किया है। गुलशन नजीर को आज ईडी ने श्रीनगर ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में 25 मार्च को महबूबा मुफ्ती से 5 घंटे पूछताछ की गई। तब मुफ्ती ने कहा था कि विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में शामिल छत्तीसगढ़ में कल करीब 14,500 नए केस मिले, जबकि 73 लोगों की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में लॉकडाउन है। रायपुर में हर ब्लॉक में 100 बेड वाला कोरोना केयर सेंटर बनाने का काम चल रहा है। कश्मीरी नए साल नवरेह के अवसर पर मंगलवार को कश्मीरी पंडितों ने मां शरीका देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इन कश्मीरी पंडितों ने देवी मां से कश्मीर में दोबारा वापसी की दुआ मांगी। ये लोग 30 साल से जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे क्षेत्रों में रह रहे हैं। श्रीनगर में नवरेह के इस समारोह में कश्मीरी पंडितों के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों ने भी भाग लिया। और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर कितनी सख्त नजर आ रही है पुलिस। क्या बिहार में फिर लौट रहा है चमकी बुखार। दिल्ली में पुलिस से भी क्यों नहीं डरते बदमाश। राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। बीती रात 10 बजे ही दिल्ली पुलिस के जवान मुख्य सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग के लिए सक्रिय हो गए। केवल उन्हीं वाहनों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास या तो ई पास है या तो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। अगर इसके अलावा अन्य कोई वाहन सड़क पर निकल रहा है तो उसके चालान काटे जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब चमकी बुखार भी तेजी से पांव पसारने लगा है। जिले में 2 बच्चों में AES के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों का इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्चों की स्थिति स्थिर है। यूपी के संत कबीर नगर में 3 साल पहले मर चुके व्यक्ति को शांति भंग करने की आशंका में पुलिस ने नामजद किया है। यही नहीं, 3 साल के एक बच्चे को भी इस कानून के तहत आरोपी बनाया गया है। अंशुमान सिंह नाम के जिस व्यक्ति को नामजद किया गया है उसकी मौत 2017 में ही हो चुकी है। खबर सुनकर परिवार के लोग दुखी हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
एक युवक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर अमेरिका निकलने की कोशिश में पकड़ा गया। जांच के बाद पता चला कि 33 वर्षीय ये युवक अमेरिका में जॉब करता है। इंदौर के इस युवक के शहर से निकलने की खबर मिलने के बाद उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर एयरपोर्ट को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे तुरंत वापस उज्जैन आने को कहा गया। युवक दिल्ली से अमेरिका निकल जाने की कोशिश में था। बिहार शरीफ में एक ट्रक में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि ट्रक के तहखानों से कुल 159 कार्टन देसी शराब बरामद किया गया है, जो झारखंड से लाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के बाद शराब समेत ट्रक को जब्त कर लिया गया है। चालक वाहन छोड़कर भागने में सफल रहा। यूपी के हापुड़ में कोविड वैक्सीनेशन की जगह रेबीज का टीका लगा दिया। एक बुजुर्ग के आरोप और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद हापुड़ के डीएम अनुज सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उस दिन किसी को कोरोना का टीका ही नहीं लगा, जिस दिन बुजुर्ग को गलत वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली के उत्तम नगर में तैनात एक कांस्टेबल के कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया है कि व्यापारी संजय गुप्ता का पुराना पीएसओ सुशील उससे मिलने आया था। तभी उसकी संजय के भतीजे अश्विनी गुप्ता से किसी बात पर बहस हो गई। इस पर सिपाही सुशील ने अश्विनी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद संजय के भाई रिंकू गुप्ता और अन्य लोगों ने सुशील की जमकर पिटाई कर दी। पेरियार के नाम पर मौजूद सड़क का नाम बदलने पर तमिलनाडु में सियासी कोहराम मचा है। चेन्नई में एआईएडीएमके सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। डीएमके ने भी इस फैसले का विरोध किया और कहा कि 2 मई को उनकी सरकार के आने के बाद वे सड़क का नाम दोबारा पेरियार के नाम पर रख देंगे। त्रिपुरा के अगरतला में एक बड़े ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। त्रिपुरा पुलिस ने 9 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर ये कामयाबी हासिल की है। इसके बाद इनके पास से ब्राउन शुगर और गांजा बरामद हुआ है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इनके तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। और टी20 लीग में एक बार फिर जीतने वाली टीम जीत के करीब पहुंचकर हार गई। कल खेले गए मुकाबले में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। इसके साथ देखेंगे कि आज किस किस के बीच होगा मुकाबला। टी20 लीग से जुड़ी तमाम अहम खबरें देखिए टॉप 9 टी20 में। बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। चेन्नई में खेले गए इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को सिर्फ 150 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन हैदराबाद की टीम 143 रन ही बना पाई। इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ये लगातार दूसरी जीत है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार दूसरी हार। आरसीबी की जीत में हीरो रहे शाहबाज अहमद ने एक ही ओवर में हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे, अब्दुल समाद को उन्होंने एक ही ओवर में आउट किया। बेंगलोर में कप्तान विराट कोहली एक बार फिर 33 के आंकड़े पर अटके। हैदराबाद के खिलाफ विराट ने 29 गेंद पर 33 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए। आउट होने के बाद कोहली गुस्से में नजर आए। पहले मुकाबले में भी विराट ने 33 रन ही जोड़े थे। हैदराबाद के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। ग्लेन मैक्सवेल ने 41 गेंद पर 59 रन जोड़े। मैक्सवेल ने विराट कोहली के साथ मिलकर 44 रन की साझेदारी भी निभाई। इससे पहले हैदराबाद की गेंदबाजी के आगे बेंगलोर का मिडिल ऑर्डर भी बिखर गया। मिस्टर 360 एबी डिलीवर्स 1 रन जोड़कर पवेलियन लौट गए। वॉशिंगटन सुंदर, डैन क्रिस्टियन भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। 12 से 17 ओवर के बीच आरसीबी के बल्लेबाज महज 25 रन ही जोड़ पाए, लेकिन शानदार गेंदबाजी की बदौलत उन्हें जीत मिली। सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे जेसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी की। बेंगलोर के खिलाफ 4 ओवर में 30 रन देकर उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं स्पिनर राशिद खान ने भी दमदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में महज 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। टी20 लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल का मैच होगा। राजस्थान की टीम को पहले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग को 7 विकेट के बड़े अंतर से हराया था। बुधवार को मिली जीत के बाद पहले हफ्ते की पॉइंट टेबल पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पहले पायदान पर आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम दूसरे और मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर की टीम है। ऑरेंज कैप पर अब भी कोलकाता के नाइट राइडर्स नीतीश राणा का दावा बरकरार है। 2 अर्धशतक के साथ ही वो सीजन में अब तक 137 रन बना चुके हैं। पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल के कब्जे में है। वो 2 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं।